I'm back with another chapter of history from class 8. This is chapter number 2 titled as From Trade to Territory. This lecture will be bilingual. The notes are there in English and I'll be explaining it to you in Hindi. So let's start from trade to territory. ये जो लेसन है ये सिर्फ एक लेसन ही नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो आते तो हैं सिर्फ हमारे देश में व्यापार करने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़े साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ये व्यापार करने से लेकर के एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना तक का जो घटनाक्रम है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माय चैनल। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के नवाबों और एम्परर्स के ऊपर में पावर एस्टैब्लिश करना शुरू किया, अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। ये पोर्ट्रेट है औरंगजेब का, जो कि सबसे आखिरी पावरफुल मुगल एम्पायर थे। माइंड माय वर्ड्स, पावरफुल। इनके बाद भी बहुत सारे मुगल एम्पायर्स आए, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं थे जितने कि इनसे पहले के मुगल एम्पायर्स थे। जैसे कि औरंगजेब हो गए, शाहजहां हो गए, बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, जहांगीर हो गए। ये 6 मुगल एम्पायर्स जो हैं, क्रोनोलॉजिकली दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल मुगल एम्पायर्स। सबसे आखिरी पावरफुल मुगल एम्पायर थे औरंगजेब। सो औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर, और उन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पे मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। साम्राज्य की स्थापना तो बाबर ने ही शुरू कर दी थी, लेकिन इन्होंने अपने मुगल साम्राज्य को विस्तृत कर दिया था। कहां तक विस्तृत किया था, ये हम लोग इस मैप के जरिए देख लेते हैं। ये है 1707 में हमारे देश का मैप। ये आप देख सकते हैं, ये टोटल ग्रीन एरिया जो दिख रहा है आपको, ये पूरा मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य है। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद क्या क्या घटनाएं हमारे देश में होती है, आइए अब हम उन्हें जान लेते हैं। सो आफ्टर हिज डेथ इन 1707, मेनी मुगल गवर्नर्स एंड सूबेदार्स, जो कि औरंगजेब ने ही अपॉइंट किए थे, इन लोगों ने अपना ही इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे पावरफुल मुगल किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वैसे वैसे दिल्ली से जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल्स का, वो इनके हाथ से निकलते जाना था। मतलब अब दिल्ली की नहीं चल रही थी बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इसे हम बहुत अच्छे से इस मैप के जरिए समझते हैं। ये 1731 का मैप है। आप देख सकते हैं कि मुगल एम्पायर दिल्ली और उसके अगल बगल के कुछ इलाकों तक ही सिमट के रह चुका है, और बहुत सारे नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज हो चुके हैं। जैसे कि ये बंगाल हो गया, ये अवध हो गया, ये हैदराबाद हो गया, ये मराठा हो गया, ये सिंध हो गया, ये मेवाड़, जयपुर, और भी कई तरह के अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज हो चुके हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब के जो डिसेंडेंट्स थे वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट आती है। ईस्ट यानी कि अगर आप देखोगे मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, तो यूरोप की ईस्टर्न साइड में इंडिया पड़ता है। तो इसीलिए ये टाइटल दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट किसके अनुमति से आती है? वो आती है, क्वीन एलिजाबेथ उन्हें चार्टर ग्रांट करती है, और उस चार्टर में ये लिखा रहता है कि दे आर हैविंग द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। यानी कि इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए नहीं जाएगी। ये चार्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया रहता है। उसके बाद इनका वोयाज शुरू होता है, समुद्री यात्रा शुरू होती है, और ये समुद्री यात्रा करते करते केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये इंडिया में आते हैं, इनका आगमन होता है। तो जैसे ही इंडिया में इनका आगमन होता है, तो ये इंडिया में किस मकसद से आते हैं, पहले ये जान लेते हैं। ये इंडिया में आते हैं कि बहुत सस्ते दरों पे ये गुड्स को खरीदेंगे और फिर वापस यूरोप में ले जाकर के हायर प्राइसेस पे बेचेंगे। इस टाइप के ट्रेड को मर्केंटाइल ट्रेड कहा जाता है, जहाँ पे कंपनी कुछ एकाधिकार रहता है
उसे कंपटीशन का कोई डर ही नहीं रहता, ठीक है, और वो बहुत कम दाम पे यहाँ से गुड्स खरीद करके और अपने यूरोप में जा करके बहुत ज़्यादा दाम पे विद अ मार्जिन ऑफ वेरी हाई प्रॉफिट बेच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्वीन एलिजाबेथ ने सिर्फ इसी कंपनी को चार्टर राइट क्यों दिया, वो भी सोल ट्रेड का। वो इसलिए क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ भी इस कंपनी की मालकिन थी। शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द हेड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए उन्होंने दिया। अब ये रॉयल चार्टर जो था, ये इंग्लैंड की कंपनीज को तो या ईस्टर्न साइड में आने से मना कर दिया, लेकिन बाकी यूरोपियन कंपनीज जो थी उन्हें ये मना नहीं कर सकती थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली शिप इंडिया पहुंचती है तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ पे पहले से ही कुछ यूरोपियन मौजूद हैं और वो थे पोर्चुगीज, ठीक है। तो पोर्चुगीज भी वही केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही आते हैं। तो सबसे पहला यूरोपियन जो भारत आता है उनका नाम है वास्को डे गामा। ये सन 1498 में भारत पहुंचता है, सन 1600 से बहुत पहले ही। ओके, तो आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो वास्को डे गामा ही वाज अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट। तो ये जो सी रूट था, ये जो समुद्री रास्ता था यूरोप से भारत तक आने का, ये 1498 में ही वास्को डे गामा ने डिस्कवर कर लिया था। सो बाय द अर्ली 17th सेंचुरी जो डच थे वो भी आ चुके थे और कुछ दिनों के बाद फ्रेंच भी आ गए। अब यहाँ पर ये आपस में ही अपने पावर को एक्सर्ट करने के लिए लड़ने लगे। तो कैसे इनकी लड़ाई हुई, चलिए ये जानते हैं। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। क्या प्रॉब्लम था कि सारी की सारी कंपनीज जो थी वो इंडिया से सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाह रहे थे, जिनका वैल्यू इंडिया में बहुत कम है और यूरोप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो था सिल्क, वो थे इंडिया के मसाले स्पाइसेस जिसमें पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, सिनेमम ये सब आ जाता है, और इंडिया का कपास जिसे हम लोग कॉटन भी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के सिल्क और इंडिया का जो कपास था कॉटन, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। तो कंपनीज आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब हम इनके ट्रेड को तो रोक नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाए, इन्हें एलिमिनेट करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अब एलिमिनेट करने के लिए ये लोग क्या करते थे, आपस में ही बहुत खतरनाक तरीके से लड़ जाते थे। थ्रू द 17th and 18th centuries they regularly sank each other's ship। वो एक दूसरे के जहाजों को डुबा दिया करते थे और राइवल शिप्स का रास्ता भी कभी कभार रोक दिया करते थे। तो कंपटीशन कुछ इस तरीके से बढ़ चुका था कि अब इस गुड्स की प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो जैसे ही प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रॉफिट इनका कम होने लगेगा। तो ये भी एक रीज़न था, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन लोगों ने आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी और एक दूसरे का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो इस समय तक तो इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशंस में यूरोपियंस का कोई भी योगदान नहीं था। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना ट्रेड शुरू करती है। तो क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहला फैक्ट्री सेटअप करती है 1651 में हुगली नदी के तट पे। हुगली जो कि गंगा नदी का ही एक पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। सो दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज द दैट टाइम वाज फैक्टर्स ऑपरेटेड, मींस सारा कुछ यहीं से ऑपरेट हो रहा था। द फैक्ट्री हैड अ वेयरहाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। सारा का जो भी गुड्स ये कलेक्ट करते थे फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया उसे स्टोर करते थे अपने वेयरहाउस में, और उसके बाद फिर यहीं से शिप हुगली नदी के रास्ते ही अरेबियन सी से होते हुए यूरोप तक जाती थी। तो जैसे जैसे इस कंपनी का ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था वैसे वैसे कंपनी जो है वो अपने मर्चेंट्स ट्रेडर्स को भी भारी मात्रा में इंग्लैंड से ला करके भारत में सेटल कर रही थी। बाय 1696 इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट। उन्होंने एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, यानी कि घेराबंदी शुरू कर दी, जिसे हम लोग किलाबंद भी बोलते हैं। ओके, बड़े बड़े किला बनाना शुरू कर दिया अपने फैक्ट्रीज के चारों तरफ। 2 years लेटर इट ब्राइड मुगल ऑफिशियल्स। उसके बाद उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को घूस देना भी शुरू कर दिया, इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। और ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमें जमींदारी राइट्स भी दे दीजिए।
वन ऑफ दीज वॉज कालीकट which later grew into the city of Calcutta, जिसे हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं, as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor औरंगजेब, तो औरंगजेब ने भी फरमान इशू कर दिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का। ये औरंगजेब ने अपने मौत के पहले ही कर दिया था ये फरमान। The company tried continuously to press for more concessions. ये कंपनी लालची लोग थे, इन्होंने और ज्यादा कंसेशंस के लिए मुगल एम्पायर को परसुएट करना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब के फरमान में सिर्फ यही था कि कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड का ही राइट मिल रहा है और कुछ नहीं। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, लेकिन इस कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो लोग कंपनी के ट्रेड के साथ साथ में प्राइवेट ट्रेड भी करना शुरू कर दिया था। तो कंपनी को सिर्फ अधिकार था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, इनके ऑफिसर्स को प्राइवेट ट्रेड करने का कोई अधिकार नहीं था, और अगर वो प्राइवेट ट्रेड कर भी रहे हैं तो उस पर उन्हें ड्यूटी चुकानी थी। बट जब उनसे मांगा गया, जब बंगाल के नवाब ने उनसे ये डिमांड किया, तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। They refused to pay it. So how could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? तो मुर्शीद कुली खान ने प्रोटेस्ट कर दिया। ओके, अब ये ट्रेड बैटल्स तक का रूप कैसे ले लिया वो हम लोग देखते हैं। तो थ्रू द अर्ली 19th century the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. तो ये नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज्यादा ही होना शुरू हो गया अर्ली 18th century में। औरंगजेब के डेथ के बाद बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपने पावर और ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करना शुरू किया, एज अदर regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Ali Vardi Khan and then Sirajud-Dौla as the Nawab of Bengal. तो मुर्शीद कुली खान ने बहुत ज़्यादा परसुएट करना शुरू किया, अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया, अली वर्दी खान ने भी किया, और फिर सिराजुद्दौला ने भी वही काम करना शुरू किया। ईच ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये जो भी रूलर्स आते जा रहे थे, मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान जी, अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला जी, ये सब एक से बढ़कर एक पावरफुल रूलर थे, और इन्होंने साफ तौर से कंपनी को कंसेशंस देने से मना ही कर दी, और उन्होंने फिर डिमांड करना शुरू किया लार्ज ट्रिब्यूट्स के लिए, ओके, ऑफ द कंपनीज राइट टू ट्रेड, एंड इट डिनाइड एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। उन्होंने बोला कि आप अपना कोई भी कॉइन वगैरह यहाँ पे नहीं बनाओगे, एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फॉर्टिफिकेशन। और सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया, उन्हें फोर्ट्स बनाने से मना कर दिया। वो जो किलाबंदी करते जा रहे थे उनके जमीन पे, उसे इन्होंने सरासर नकार दिया, बोला आप किलाबंदी नहीं कर सकते हो हमारे जमीन के ऊपर में, आपको ट्रेड करने का राइट मिला है, किलाबंदी करने का राइट नहीं मिला है। तो फिर ये कन्फ्लिक्ट जो था ये एक बहुत बड़े बैटल में तब्दील हो गया, जिसे हम लोग बैटल ऑफ पलासी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं बैटल ऑफ पलासी के बारे में। बैटल ऑफ पलासी, तो जब अलीवर्दी खान का डेथ होता है 1756 में, तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। अब ये बैटल ऑफ पलासी का नाम पलासी ही क्यों पड़ा, ये इसलिए क्योंकि आप ये फूल देख रहे हैं यहाँ पर, ये फूल आपको याद आ रहा होगा जो प्रीवियस चैप्टर मैंने बनाया था ट्राइबल डिक्यूज, उसमें ये फूल आपको मैंने दिखाया था। ये है पलाश का फूल, ओके। आदिवासी इसे तोड़ा करते थे कलर्स बनाने के लिए, और वो ट्रेडर्स को, लेदर प्रिंट वर्कर्स को दिया करते थे। तो बैटल ऑफ पलासी से इसका क्या लेना देना? बैटल ऑफ पलासी से इसका ये लेना देना है कि जहां पे ये बैटल लड़ा गया था, ये युद्ध हुआ था, उस जगह पे पलाश के बहुत सारे पेड़ थे, जिस वजह से इस बैटल का नाम बैटल ऑफ पलासी पड़ा, ओके। वो जगह पलाश के पेड़ों से भरा पड़ा था। चलिए आते हैं टॉपिक पे। When अलीवर्दी खान डाइड, जब अलीवर्दी खान का डेथ होता है 1756 में, ग्रेजुअली सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं बंगाल के। अब कंपनी को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उनका पावर जो था, उनकी जो अथॉरिटी थी वो कम होते जा रही थी। उन्होंने तो सोचा था कि मैं एक पपेट रूलर बना करके रखूंगा जो कि हमारे इशारों पे नाचेगा, लेकिन नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान भी, अलीवर्दी खान भी, और अब तो बहुत पावरफुल नवाब आ चुके थे सिराजुद्दौला, ये बिल्कुल भी उन्हें कंसेशन और प्रिविलेजेस देने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने चाहा कि भाई अब पावर से इन्हें दबाया जाए, ओके। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकम द नवाब।
तो इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के राइवल यानी दुश्मनों को अप्रोच करना शुरू कर दिया. ओके, एंड infuriated सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion. तो सिराजुद्दौला को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी क्रोधित हो जाते हैं और फिर उन्होंने कंपनी के ऑफिशियल्स को बुला के ये कह दिया कि आप फोर्टिफिकेशन तो अभी के अभी बंद करिए और रेवेन्यू पे करिए, और आप जो पॉलिटिकल अफेयर्स में अपना टांग अड़ा रहे हैं इसे आप पीछे खींच लीजिए. तो ये जो नेगोशिएशंस था ये फेल हो गया. जैसे अभी इंडिया चाइना का नेगोशिएशंस फेल ही हो रहा है, उसी तरीके से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स और सिराजुद्दौला के बीच जो नेगोशिएशन था ये भी फेल हो गया. तो फिर नवाब अपनी पूरी फौज लेकर के 30,000 सोल्जर्स की फौज लेकर के इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार में थी, ये कलकत्ता के पास नहीं एक जगह है, वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया और उसे चारों तरफ से घेर लिया. उसमें कंपनी ऑफिशियल्स को गोडाउन के अंदर बंद कर दिया और सारे के सारे जो भी इंग्लिश मैन थे उनके हथियार छीन लिए गए. जितने भी इंग्लिश शिप्स थे उन्हें उनका रास्ता रोक दिया गया. देन ही मार्च टू कलकत्ता, और उसके बाद फिर वो कलकत्ता चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और वहां पर फोर्ट विलियम्स में अपना डेरा डाल लेते हैं. मतलब फोर्ट विलियम्स जो बहुत बड़ा ऑफिस था अंग्रेजों का उस टाइम में, वो उस जगह को कब्जा कर लेते हैं. तो ये बात जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है तो वो काफी क्रोधित होते हैं. रॉबर्ट क्लाइव फिर आते हैं मद्रास से कलकत्ता. तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिंग्स इन द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया. तो ये सबसे पहला जीत जो है ब्रिटिशर्स का, मेजर विक्ट्री, वो ला करके ब्रिटिशर्स को देते हैं इंडिया के खिलाफ. तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता से इनके पावर खत्म होने की न्यूज जो ये रॉबर्ट क्लाइव सुनते हैं, तो कंपनी ऑफिशियल्स ने मद्रास से इनको भेजा, ओके, नेवल फीड्स यानी कि समुद्री रास्ते से. फिर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस हुए नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, लेकिन फाइनली सब कुछ फेल ही हो गया. फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी, और फिर रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की आर्मी को लेकर के सिराजुद्दौला की आर्मी पे अटैक कर देते हैं पलासी में. वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ नवाब. तो ये नवाब इतनी बड़ी फौज, इतना ज़्यादा पावर होने के बावजूद भी हार क्यों जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव एक षड्यंत्र रच देता है. किसके साथ में? मीर जफर के साथ में. अब ये मीर जफर कौन है? ये सिराजुद्दौला का एक कमांडर ही रहता है जिसपे सिराजुद्दौला बहुत बिलीव करते थे, और वो धोखा देने को तैयार हो जाता है. जब मेन जरूरत होती है सिराजुद्दौला को अपने कमांडर मीर जफर की, उस टाइम पे वो अपने फौजियों को लेकर के पहुंचता ही नहीं है. तो किसी तरीके से क्लाइव उसका सपोर्ट जीत लेता है और उसे ये लालच देता है कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, तुम अपनी सेना के साथ पीछे हट जाओ. तो बैटल ऑफ पलासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वन इन इंडिया. ओके, तो ये एक मेजर विक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के ऊपर. तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिंग्स इन द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया. बैटल ऑफ पलासी में मीर जफर की मदद के बाद कंपनी की बहुत बड़ी जीत होती है और कंपनी के ऑफिशियल्स मीर जफर को बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं. In 1765, Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. अब बंगाल के प्रोविंस का दीवान मुगल एम्पेरर्स ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया. जिससे क्या होता है कि ये जो दीवानी राइट्स है, जो टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट्स है, ये होल एंड सोल राइट चला जाता है कंपनी के हाथ में. और बैटल ऑफ पलासी के नुकसान के रूप में जो एक्चुअल नवाब्स थे बंगाल के, उनसे कंपनी ने कहा कि अब आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हमें दो पर्सनल गिफ्ट्स के तौर पे. तो रॉबर्ट क्लाइव को भी बंगाल के नवाब काफी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव का जो नेट वर्थ होता है वो कुछ इतना हो जाता है. तो जैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव की नेट वर्थ इतनी हो चुकी है, तो फिर ये वापस रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड बुलाते हैं. ओके, ये मद्रास से आए हुए रहते हैं. He had come to Madras from England in 1743, जब वो 18 साल के थे. और जब इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है 1764 में, तो इन्हें ये कहा जाता है कि आप बंगाल से करप्शन को रिमूव करो. लेकिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चलता है कि ये खुद सबसे बड़े करप्ट ऑफिसर है,
तो इन्हें वापस पूछताछ के लिए ब्रिटेन बुलाया जाता है। और जब इन्हें पता चलता है एक्सटर्नल सोर्सेज से कि इनके साथ क्या होने वाला है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उपस्थित होने के पहले ही ये सुसाइड कमिट कर लेते हैं 1774 में। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की कहानी खत्म होती है। नाउ कंपनी धीरे धीरे फिर अपना रूल बंगाल से आगे किस तरीके से एक्सपैंड करती है वो जान लेते हैं। फिर बैटल ऑफ बक्सर जो 1774 में होता है, तो वो जीतने के बाद कंपनी ने अवध में अपने रेसिडेंट्स को यानी अपने और भी ऑफिसर्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया और उन्हें पॉलिटिकल राइट्स तक दे दिया। अब ये जो रेसिडेंट्स थे, ये अवध और उसके अगल बगल के जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वहां के राज्यों में इंटरनल अफेयर्स में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। दे इवन ट्राइड टू डिसाइड हु वाज द सक्सेसर। उन्होंने किंग के सक्सेसर्स को भी डिसाइड करना शुरू कर दिया कि अब आगे थ्रोन पे कौन बैठेगा। इनफैक्ट होल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इन रेसिडेंट्स के हाथों में जा चुका था। द कंपनी फोर्स ऑल द स्टेट्स। कंपनी ने सारे स्टेट्स को फोर्स किया कि आप सब्सिडरी अलायंस कर लो। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? इस अलायंस के तहत ये था कि इंडियन रूलर्स अब अपने पर्सनल आर्मी को नहीं रखेंगे। उनके पास जो भी सोल्जर्स है वो सब्सिडरी अलायंस के तहत अंग्रेज सेना के पार्ट बन जाएंगे और अंग्रेज उन्हें मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मॉडर्न ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इस सब्सिडरी अलायंस के साथ आर्मी की ट्रेनिंग का पूरा खर्च ये आर्मी क्या करते थे, मतलब ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, नवाबों से लिया करते थे। ओके, सो दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस। अब उन्हें सब्सिडरी फोर्सेस देने को मजबूर किया जाता था। दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन द आर्मी फॉर द प्रोटेक्शन इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड। और जैसे ही सब्सिडरी फोर्स यानी सब्सिडरी अलायंस का जो अमाउंट है, मेंटेनेंस अमाउंट, वो अगर रूलर्स देने में फेल होते थे तो पेनाल्टी के तौर पे कुछ पार्ट उनके टेरिटरी का अंग्रेज अपने हिस्से में ले लिया करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल इन 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801। क्योंकि ये सब्सिडरी अलायंस के तहत जो सब्सिडरी फोर्स था, जो अमाउंट था, वो देने में फेल हो चुके थे, तो आधा अवध ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से कब्जा कर लिया। हैदराबाद भी इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। तो सबसे पहला वो कौन सा स्टेट था जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया? इट वाज हैदराबाद ओनली। निजाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस साइन की थी। अब आइए पढ़ते हैं द टाइगर ऑफ मैसूर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर टीपू सुल्तान के बारे में। तो मैसूर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट काफी पावरफुल हो चुका था अपने दो बहुत ही एलिजिबल लीडर्स की वजह से। अब इनके एलिजिबल लीडर्स थे हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। ओके, दोनों ही काफी साइंटिफिक दिमाग के थे, मींस अपने समय से काफी आगे तक की डेवलपमेंट इन्होंने करके रखी हुई थी। तो मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। ये जो मलाबार के कोस्ट से जो भी ट्रेड हो रहा था, ये टोटली मैसूर के अंडर में आता था और काफी अच्छी रेवेन्यू जनरेशन हो रही थी मैसूर। बेसिकली यहाँ पे ये पेपर और कार्डमम की ट्रेड को कंट्रोल करते थे। सो इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। टीपू सुल्तान ने जो अंग्रेजी सेना थी, जो अंग्रेजी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ट्रेड को स्टॉप कर दिया, एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो भी लोकल मर्चेंट्स थे, जो भी लोकल सौदागर थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सौदा कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, उन्हें मना कर दिया टीपू सुल्तान जी ने। He also established a close relationship with the French in India, क्योंकि इनका रिलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में बढ़िया नहीं था, इनका रिलेशन फ्रेंच आर्मी के साथ में बहुत अच्छा था। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये जो फ्रेंच आर्मी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो टीपू सुल्तान वाज आल्सो द मेंबर ऑफ जैकोबिन्स क्लब। ओके, अब ये जैकोबिन क्लब क्या होता है आप क्लास 9th में पढ़ोगे, व्हेन यू विल लर्न अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन।
बस इतना जान लो कि फ्रेंच आर्मी और फ्रेंच पीपल या फ्रेंच कंपनी के साथ में काफी अच्छा रिलेशन था टीपू सुल्तान का। ओके, और फ्रेंच कंपनी ने ही टीपू सुल्तान की आर्मी को मॉडर्नाइज करने का दारोमदार संभाल रखा था और काफी हद तक उस पर खरा भी उतरे थे। द कंपनी forces were defeated by हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स। बहुत सारे बैटल्स हुए टीपू सुल्तान और कंपनी फोर्सेस यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और बहुत बार हैदर अली और टीपू सुल्तान को जीत हासिल हुई और कंपनी फोर्सेस हार गए। लेकिन 1792 में ओके अटैक but in 1792 attacked by the combined forces of the Marathas, the Nizam of the Hyderabad and the company। तो ये मराठास, हैदराबाद के निजाम और कंपनी तीनों मिल करके 1792 में टीपू सुल्तान की आर्मी पर अटैक करता है। टीपू was forced to sign a treaty with the British by which 2 of his sons were taken away as hostages। तो टीपू को एक समझौता करार पे साइन करना पड़ गया जिसमें टीपू के 2 बेटों को हॉस्टेज के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लेके चले गए। ब्रिटिश पेंटर्स ऑलवेज लाइक पेंटिंग सीन्स। तो ब्रिटिश पेंटर्स जो है इस टाइप की पेंटिंग्स काफी बनाया करते थे जिसमें किसी न किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत का जिक्र हो सके, जिसे देख करके। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। उन्होंने हैदर और टीपू को बहुत ही एम्बिशियस पाया, एरोगेंट पाया और डेंजरस पाया अपने शासन के लिए। 4 wars were fought 1677, 69, 70, 80 to 84, 1790, 92 and 1799। And only in the last, the battle of Serangipatam, did the company ultimately win a victory। मतलब ये जो 3 वॉर हुए थे इसे एंग्लो मैसूर वॉर्स कहते हैं। ओके, तो पहले के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थे उसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली की आर्मी जीतते रही। लेकिन 1799 में जो बैटल ऑफ सेरंगीपटम था उसमें बहुत बुरी तरीके से टीपू सुल्तान की हार होती है एंड टीपू सुल्तान वाज किल्ड। वो अपने सेरंगीपटम को बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त होते हैं। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी। वोडेयर्स डायनेस्टी को मिल जाता है और वोडेयर्स डायनेस्टी भी बाकी के इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेती है। इस तरह से मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बन जाता है और इन्हें भी सब्सिडरी अलायंस साइन करा ली जाती है। अब इनकी नजर पड़ती है मराठा एम्पायर पे। जो मराठा ने इनकी मदद की थी मैसूर से लड़ने में, ये उनके भी सगे नहीं थे। तो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में मराठास की हार होती है तो इनका जो ख्वाब रहता है दिल्ली पे शासन करने का वो भी खत्म हो जाता है। अभी जो मराठास थे दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, जिसे सरदार कहते थे, और ये अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जैसे कि सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए और भोसले हो गए। दी चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर और ये चीफ एक प्रिंसिपल मिनिस्टर, सबसे बड़े मिनिस्टर के अंडर में आया करते थे जिन्हें पेशवा कहा जाता था। आप लोगों ने बाजीराव पेशवा के बारे में सुना ही होगा। अब इन पेशवा के पास में बहुत ज्यादा पावर्स थी, मिलिट्री पावर्स भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी थी, और इनका जो बेस था, हेड ऑफिस था, वो पुणे में था। ओके, नाउ महाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस were 2 famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century। अब मराठास भी बहुत सारे वॉर्स में एंगेज हो चुके थे। In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor। उसमें कोई भी जीत, मतलब किसी को जीत नहीं मिली। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 तक चलता है। was fought on different fronts, अलग अलग जगहों पे हो रहा था। इसमें ब्रिटिशर्स ने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में उड़ीसा पे कब्जा कर लिया। अब ये उड़ीसा किसका हो चुका था? ये ब्रिटिशर्स का हो चुका था, ये याद रखिएगा। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में उड़ीसा जो था वो ब्रिटिशर्स के अंदर में आ गया, और उड़ीसा के साथ साथ में इन्हें यमुना का जो एरिया है वो, और आगरा और दिल्ली का जो एरिया है वो भी मिल जाता है, क्योंकि ये जो एरिया था ये उस समय तक मराठाओं के हाथ में था। ठीक है, तो ये जो मराठास थे ये भी बहुत सारे वॉर्स में एंगेज थे। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है 1782 में, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और ये एक समझौता ट्रीटी ऑफ सालाबाई से खत्म होता है। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है 1803 से 1805 में जो होता है, ये डिफरेंट फ्रंट्स पे, अलग अलग लोकेशंस पे फाइट हो रहा होता है। इसमें ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा पे फतेह हासिल कर ली और यमुना रिवर का एरिया
जिसमें आगरा और दिल्ली भी शामिल होते थे, इतने सारे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, कनकर कर लिया, जीत हासिल कर ली। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था जो 1817 टू 19 में हुआ था, इसमें टोटली ब्रिटिशर्स ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा पावर को क्रश करके रख दिया और उसके बाद पेशवा को उनके टाइटल से, उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है और बिथुर कानपुर के पास रहने को भेज दिया जाता है और उनके लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए उन्हें बोलते हैं कि हम लोग आपको पेंशन भेजते रहेंगे, लेकिन अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वापस यहाँ नहीं आ सकते। The company now had a complete control over the territories south of the Vindhyas, यानी कि यूपी, अवध, ये सब के पूरे रीजन पे, उड़ीसा, आगरा, ये सारे रीजन पे अब कंपनी का एकाधिकार हो चुका था। ओके, अब हम लोग देखते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। ये क्या था द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? सो सबसे पहला, सबसे आखिरी जो फाइनल वे ऑफ एनेक्सेशन होता है, जिसमें कंट्री चाहती है कि, मतलब कंपनी चाहती है कि अब हम पूरे भारत पे ही अपना आधिपत्य जमा लें, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? ये एक ऐसा मूव, एक ऐसा लॉ, ये एक ऐसा एक्ट रहता है जिसके तहत एक फाइनल वे ऑफ एक्शन कंपनी के ऑफिशियल्स प्लान करते हैं, ओके, जो कि लॉर्ड जनरल डलहौजी के अंडर में होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। ये एक फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन होता है जो लॉर्ड डलहौजी के अंडर में कंडक्ट किया जाता है। ही वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। उन्होंने ही ये पॉलिसी बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के तहत क्या था कि अगर किसी भी इंडियन रूलर का अगर एक मेल हायर नहीं होता है, यानी कि एक पुत्र नहीं होता है, तो उनका जो टेरिटरी है वो ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के हाथ में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। तो बहुत सारे राजाओं ने क्या करना शुरू कर दिया, गोद लेना शुरू कर दिया बच्चों को मेल हायर के लिए। तो ये जो गोद लिया वो बच्चा था, ब्रिटिशर्स ने उन्हें नकार दिया, बोले कि ये आपके टेरिटरी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर आप गोद भी लोगे बच्चे को तब भी उस टेरिटरी को हम लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे, अपने अंडर शामिल कर लेंगे। तो ये जो गोद लेने की प्रथा है आप लोग बंद कर दीजिए। तो एक के बाद एक किंगडम्स को एनेक्स करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। सबसे पहले सतारा को एनेक्स किया 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, फिर संबलपुर को, फिर उदयपुर को, फिर नागपुर को और लास्टली झांसी को भी एनेक्स कर लिया। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो ओवरटुक अवध। लेकिन अवध को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं, अवध को इन्होंने मिस गवर्नेंस कह करके अपने अंडर में ले लिया। बोले कि अवध के जो नवाब हैं उन्हें गवर्न करने, मतलब उन्हें शासन करने नहीं आता है, ठीक है। तो अवध वाज टेकन इनटू कंपनीज अथॉरिटी ऑन द चार्ज ऑफ मिस गवर्नेंस। ओके, उस समय अवध के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, ये आप लोग याद रखेंगे। तो दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन added argument. They said that they were obliged by the duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the Great Revolt of 1857. और इसी के बाद 1857 की क्रांति, the revolt of 1857 शुरू हो जाती है। ओके, चलिए आगे जानते हैं। तो सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद कंपनी एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करती है। वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जो कि 1773 से लेकर के 1785 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। was one of the many important figures who played a very significant role, बहुत ही अहम किरदार इन्होंने निभाया था कंपनी के पावर्स को एक्सपैंड करने में। तो by his time the company had acquired power not, इनके टाइम तक सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि बहुत सारी प्रेसिडेंसीज बन चुकी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी तो इतना बड़ा था ही, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन गया और एक मद्रास प्रेसिडेंसी भी बन गया। ओके, ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिसे प्रेसिडेंसीज कहा जाने लगा। एक हो गया बंगाल, दूसरा हो गया बॉम्बे और तीसरा है मद्रास। तो देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर, और इसके सुप्रीम जो है एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो होते थे गवर्नर जनरल। ओके, तो वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं।
ही इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे बदलाव लाते हैं. फ्रॉम 1772 a new system of justice was established, न्याय का एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया गया भारत में. अब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या था, दो तरह के कोर्ट्स हुआ करते थे. एक था क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत कहते थे, दूसरा था सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहते थे. अब इसके लिए लॉज बनाने के लिए इन लोगों ने मौलवीज और हिंदू पंडित्स को इकट्ठा किया. फिर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बैठ करके इनसे राय मशवरा लेकर के, मौलवीज और हिंदू से राय मशवरा लेकर के लॉज बनाना शुरू कर दिया. द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी, जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो अभी भी काजी के अंदर ही थे, एंड अ मुफ्ती, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. लेकिन काजी इसमें अपनी मनमानी नहीं करते थे, कलेक्टर्स के सुपरविजन के अंडर में रहते थे. A major problem was that ब्राह्मण पंडित, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे, मेजर प्रॉब्लम क्या आउट क्या आ रहा था कि ब्राह्मण पंडित्स ने बोला कि भाई लोकल लॉज जो है वो हमारे धर्म शास्त्र जो हमारे स्कूल्स में सिखाया जाता है उससे टोटली अलग है, तो हम लोग इसे नहीं मान सकेंगे. तो फिर ब्रिटिशर्स के सामने आए कि भाई हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए जो एक यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ज्यादातर लोगों के लिए सामान्य कानून होना चाहिए. तो in 1775 11 पंडित्स were asked to compile a digest of Hindu laws. तो 11 पंडितों को बैठा करके बोला गया कि आप सारे धर्म ग्रंथों वगैरह को, जो कुछ भी है धर्म शास्त्र वगैरह, इसको पढ़ करके और एक ऐसे मुद्दे पे आओ जो सब हिंदू मान सके. Halhed translated this digest into English. फिर उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकला उसे हैलेड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. ये भी आप नाम याद रखोगे, हैलेड ने इस डाइजेस्ट को जो कि हिंदू पंडित्स ने बनाया था उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग जानते हैं इसके बाद क्या हुआ. तो बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज, 1778 तक मुस्लिम लॉ का कुछ कोड. So by 1778 a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of the European judges. So ये सब काम ये लोग अपने ही लिए कर रहे थे. तो अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होता है. सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड. तो ये कौन से एक्ट के तहत बना था, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, द सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप इन कलकत्ता. एक कोर्ट ऑफ अपील और एक सुप्रीम कोर्ट. तो 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो कलकत्ता में था, वो दिल्ली में नहीं था अभी की तरह, वो बाद में दिल्ली आता है. द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर. सबसे इंपॉर्टेंट फिगर इंडियन डिस्ट्रिक्ट में कौन था, कलेक्टर था. मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट की सारी जिम्मेदारी कलेक्टर के ऊपर में होती थी. आज भी डीएम के ऊपर में ही होती है. एज द टाइटल सजेस्ट, अब इस कलेक्टर का मेन काम क्या था, रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना डिस्ट्रिक्ट में. दिस वाज द मेन जॉब ऑफ दिस कलेक्टर. ओके, विद द हेल्प ऑफ, अब इन्हें कलेक्टर को हेल्प कौन करता था, जज, पुलिस ऑफिसर्स, दरोगा वगैरह ये सब हेल्प किया करते थे. इसके ऑफिस को कलेक्ट्रेट कहा जाता था. हमारे शहर में भी कलेक्ट्रेट है गांधी मैदान के साइड में, आप लोग कभी जाना तो देख लेना. ओके, now we'll be studying the next topic which is the company rule. Okay, the company now we'll be studying the next topic, the company army. कंपनी ने आर्मी को किस तरीके से मेंटेन करके रखा था ये देख लेते हैं. दिस इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक. Okay, so a change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Benares started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. तो कंपनी की आर्मी जो थी वो बहुत अलग तरीके से डिजाइन की जा रही थी. अब उन लोगों ने इंडियन पीजेंट्स, किसानों को ही अपने आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया था, उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था प्रोफेशनल सोल्जर्स की. तो ये सिपाहियों का जॉब जो है क्यों दिया जा रहा था, इन बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले जॉब जो थे वो भारतीयों को क्यों नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ये ऑफिसर्स इंग्लैंड से मंगा ही ले रहे थे, लेकिन अगर सिपाही भी इंग्लैंड से मंगाने लगते तो कंपनी को काफी लॉस होता. इसीलिए यहीं पर उन्होंने पीजेंट्स को ही प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और पीजेंट्स को अपने आर्मी का हिस्सा बना लिया. द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगैन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी. तो उन्होंने फिर अपने आर्मी को बनाना शुरू कर दिया, विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय. सिपाहियों को सिपॉय बोला गया, सिपॉय आर्मी यानी कि सिपाहियों की आर्मी. ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ मीनिंग भी बताया हुआ है. तो एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज, जैसे जैसे वॉरफेयर का टेक्नोलॉजी मतलब
सारी तकनीक बदल रही थी, द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। ओके, कैवलरी की जो रिक्वायरमेंट थी, घुड़सवार की जो रिक्वायरमेंट थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा। अब ब्रिटिश एम्पायर कहाँ कहाँ फाइट कर रहे थे? बर्मा में, जो म्यांमार है वहां पे फाइट हो रहा था, अफगानिस्तान में ये लड़ रहे थे, इजिप्ट में ये लड़ रहे थे, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्कट्स एंड मैचलॉक्स। ये अलग अलग तरीके के गन होते हैं, ओके, मस्कट्स एंड मैचलॉक्स, द मीनिंग इज गिवन ओवर हियर। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। और सोल्जर्स अपने आप को मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज करते रहते थे, ओके। एंड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, इन्फेंट्री मतलब क्या होता है? जो भी पैदल सैनिक होते हैं उन्हें इन्फेंट बोला जाता है, ओके। और जो भी घुड़सवार सैनिक होते हैं उन्हें कैवलरी बोला जाता है। तो इन्फेंट्री सैनिक जो भी थे, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि घोड़े और ऊँट पे चढ़ कर सोल्जर्स इजिप्ट, अफगानिस्तान, बर्मा इतनी दूर दूर का सफर तो तय कर नहीं सकते थे, तो ज़्यादातर इन्हें भेज दिया जाता था वहाँ पर, और ब्रिटिश आर्मी को वो लोग रिप्रेजेंट करते थे। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। धर्मशास्त्र क्या है, सवार किसे बोलते हैं, मस्कट क्या होता है, एक तरह का गन होता है जो कि इन्फेंट्री सोल्जर्स यूज करते हैं, बहुत हैवी गन होता था ये। मैचलॉक क्या होता है? एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय अ मैच। इसमें पहले मैच यानी कि माचिस से पाउडर इग्नाइट किया जाता था और फिर बंदूक चलाई जाती थी। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा उस टाइम में वॉर लड़ना। सो this is the end of this chapter. I hope you liked it. Okay, so if you liked it, just give a thumbs up. One more thing I would like to say over here, that the question answer, the NCRT exercises of this chapter is available with me in the form of notes. So if you want the notes, you can comment in the comment section. Okay, you can provide your email ID, I'll be sending you the notes. But or you can join the WhatsApp group. I'll be providing the link, the invite link of the WhatsApp group in the comment section, and it will be pinned along with my message. Okay, so take care, thank you very much, and please watch the full video for better explanation.